दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। और आज बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स में आज का जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको बता देते हैं कि हमारे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में केमिस्ट्री लगभग पूरी कंप्लीट हमने कराकर आपको पूरी दे दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, आप वहाँ पर जाकर देख लीजिए। साथ ही जैसा कि केमिस्ट्री हमने पूरी कंप्लीट करा कर दी, ऐसे ही फिजिक्स भी पूरी कंप्लीट आपको करा कर देंगे आपके एग्जाम होने से पहले। तो इसके भी 2-3 क्लासेस ही हुए हैं। आज हमारा जो भी क्लास है, आज की क्लास में हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट नंबर हमारी 5th चल रही है, ये भी हमने आपको बता दिया है। साथ ही आपको ये भी बता देते हैं, इसकी जो नोट्स है पीडीएफ जो है वो आपको मिलेगी टेलीग्राम पर। तो अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने वहाँ पर ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, आप आराम से वहाँ पर नोट्स भी अपने बना सकते हैं। तो चलिए समय ना गवाते हुए ये टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, समझाते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पर्पज से, तो इसलिए आपको इस टॉपिक को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देखिए रेफरेंस वर्ड जो है वो आपने सुना ही होगा ऑलमोस्ट। देखिए रेफरेंस का मतलब क्या होता है, अगर हम आपको समझाएं एक एग्जाम्पल के रूप में, जैसे कि जब भी कोई एक हादसा हो जाता है तो जहाँ पर भी हादसा होता है उस जगह पर अगर पुलिस जो है वो क्या कहती है कि उस जगह के आसपास जो मेन चीज़ है वो बताइए, जिससे कि उस जो हादसे वाली जो जगह है वहाँ की लोकेशन पता चल सके। तो वो रेफरेंस कहती है ना, रेफरेंस ज़रूरत पड़ती है इस तरीके से। तो अगर आप यहाँ से रिलेट करके पढ़ेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा। यही लाइन हमने यहाँ पर लिखी भी हुई है। अब वहाँ पर हम हादसा तो लिखेंगे नहीं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हादसा तो लिखेंगे नहीं। क्या लिखा है हमने कि यदि हम किसी बॉडी के मोशन को कैलकुलेट करें, ठीक है, मोशन का मतलब क्या होता है, गति, ठीक है, यानी कोई भी बॉडी होगी अगर हम उसकी गति को कैलकुलेट माने क्या होता है, गणना। अगर किसी भी गति की गणना करना चाहते हैं, किसी के मोशन को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तब हमें एक रेफरेंस की नीड होती है। नीड का मतलब है ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है। फिर क्या लिख दिया, हेंस करके, कि वह सिस्टम जिसके रेफरेंस में हम किसी बॉडी की मोशन को कोऑर्डिनेट करते हैं। निर्देशित का मतलब होता है कोऑर्डिनेट या डायरेक्ट, आप दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं, जो आपको याद हो जाए। तो जो भी मोशन को कोऑर्डिनेट करते हैं उसे उस बॉडी का फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। अब देखिए क्या लाइन कह दी गई कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे कहेंगे, कि वो सिस्टम जिसके रेफरेंस में हम मोशन को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमने आपको बताया कि अगर किसी भी बॉडी के मोशन को आपको कैलकुलेट करना है तो किसकी जरूरत पड़ेगी, रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी। यानी कि वो सिस्टम जिसके रेफरेंस में आप मोशन को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, फिर साथ में बोलिए जिससे कि आपको याद भी हो जाए, वो सिस्टम जिसके रेफरेंस में आप क्या कर रहे हैं, मोशन को कोऑर्डिनेट करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उस बॉडी का फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। देखिए देखते देखते आपको याद भी कराते जा रहे हैं, तो आप साथ में बोलिए, आपको याद भी हो जाएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो साथ में याद करते चलेंगे तो आपको आसान रहेगा। उसके बाद हमने क्या किया, एक्सेस मान लिए। नॉर्मली 3 एक्सेस होती है तो हमने 3 एक्सेस मान लिए, एक्स वाई जेड, ठीक है, मान लिया। यहाँ पर हमने मान लिया कोई पॉइंट P है, ठीक है, जिसके हमने निर्देशांक क्या मान लिया, यानी कोऑर्डिनेट क्या मान लिए, एक्स वाई जेड, और इसको हमने मिला दिया, ये ओरिजिन O पर है। अब इसके बारे में थोड़ा सा फिगर के बारे में लिखेंगे। ये जो हमने फिगर में बनाया है इसके थोड़ा सा बारे में नीचे लिख देते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस को किसी सॉलिड बॉडी से जुड़ा हुआ मान सकते हैं। क्या अभी हमने आपको स्टार्टिंग में ये बात कही थी कि जब भी कोई हादसा होता है तो पुलिस क्या पूछती है कि जो भी आपकी लोकेशन है जहाँ पर हुआ है, वो भी जो भी कांड हुआ है उस लोकेशन के आसपास जो मेन चीज़ है, जो फेमस चीज़ है, तो वो जो फेमस चीज़ है उसको बताना पड़ता है। जैसे कि जो पुलिस वाले या जो भी उसकी जांच कर रहे, केस जिसके पास भी है, तो वो क्या करते हैं, उस लोकेशन का पता लगा लेते हैं कि हाँ यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लेते हैं। अगर उनको क्या पता चल जाता है, कोई फेमस चीज़ पता चल जाती है, जैसे कि मान लिया को वो जो लोकेशन है उसके पास से मान लिया कोई भी शॉप हो सकती है फेमस, या कोई बैंक हो सकती है फेमस। तो यानी कि कोई सॉलिड बॉडी होगी, सॉलिड का मतलब है कोई ठोस सबूत होगा, तो वही लाइन लिखी गई है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम किसी सॉलिड बॉडी से जुड़ा हुआ मान सकते हैं। फिर क्या लिखा, तथा उसका रेफरेंस लेकर, अब लाइन देखिए वही लिख दी है कि हम क्या करेंगे, जो सॉलिड बॉडी होगी उसी का हम रेफरेंस ले लेंगे और इसके बेस पर हम क्या करेंगे, दूसरी बॉडी की पोजीशन का भी पता लगा सकते हैं। तो आई होप जितना आपको समझा पा रहे होंगे अच्छे से, और आप अच्छे से लर्न भी कर पा रहे होंगे साथ साथ में। अब देखिए फॉर एग्जांपल हमने फिगर के बारे में लिख दिया कि फिगर में एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या दिखाया गया है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट दिखाए गए हैं।
इसकी ओरिजिन ओ पर x बराबर y बराबर z बराबर 0 होगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर फिगर में ये हमारे क्या माने गए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओरिजिन ओ पर क्या होगा, अगर यहाँ पर x बराबर 0 रखेंगे, x बराबर भी 0 होगा, y बराबर भी 0 होगा और z बराबर भी 0 होगा। तो ओरिजिन ओ पर तीनों क्या होते हैं, 0,0,0 ही तो होते हैं, यानी x y z तीनों क्या होते हैं, 0 होते हैं। ये तो पता होगा, मूल बिंदु होता है। उसके बाद हमने एक चीज़ मान ली है कि यदि किसी समय t पर अगर कोई पार्टिकल है, उसकी पोजीशन p है, तो देखिए यहाँ पर हमने पार्टिकल मान रखा है p, कि मान लिया कोई पार्टिकल है किसी समय, वो यहाँ पर किसी टाइम t पर स्थित है, तो वही लाइन यहाँ पर लिख दी है। फिर क्या मान लिया है, आर वेक्टर, अगर यहाँ पर पार्टिकल की पोजीशन p है तब क्या होगा, आर वेक्टर बराबर आई कैप x प्लस जे कैप y प्लस के कैप जे। ये तो कोऑर्डिनेट होते हैं, पता होगा आपको कि आई जे के जो होता है, वो आई जो होता है वो एक्स एक्सिस x लिखते हैं, जे के संग हम y लिखते हैं और के संग हम z लिखते हैं। तो इतना तो आपको पता ही होगा, इंटर कर आए तो ये तो आपने पढ़ा ही होगा वेक्टर में। तो वही लाइन लिख दी है, ये हमारा स्थिति सदिश हो जाएगा। अगर कोई पार्टिकल जो है उसकी पोजीशन p होगी तब r का मान ये हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे कि यदि किसी पार्टिकल के मोशन के बारे में हमें इसकी पोजीशन कई टाइम इंटरवल्स पर पता होना चाहिए, तब यदि पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर, ये क्या है हमारा पोजीशन वेक्टर है, को t का फंक्शन मान ले। क्या है कि अगर जो पोजीशन वेक्टर r है इसको अगर हम t का फंक्शन मान ले, तब क्या होगा, तब यहाँ पर हो जाएगा dr ओवर dt। ठीक है, क्या किया है हमने, जो पोजीशन वेक्टर r था उसको अगर हम t का फंक्शन मान ले, तो अगर t का फंक्शन मानेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे dr ओवर dt, या ऐसा समझ लीजिए ऊपर r था नीचे t कर दिया क्योंकि हम इसका फंक्शन मान रहे हैं। फिर क्या किया, इसकी छोटू दिखाने के लिए यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया, यानी d ऊपर लगा दिया नीचे लगा दिया, ऐसे समझ लिए। देखिए याद करने की ट्रिक जो भी आप जिस तरीके से याद करें वही बेस्ट ट्रिक है, आप ऐसा समझ लीजिए। तो और ये भी याद रखिए, dr ओवर dt क्या होता है, चाल होती है। फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो ये देखिए चाल को किससे लिखेंगे, v से, दूरी एक है dr, ठीक है, समय क्या है dt। तो फॉर्मूला बन गया चाल बराबर दूरी बटा समय। तो हमने लिख लिया v वेक्टर इज इक्वल्स टू dr वेक्टर ओवर dt। तो ये हम कब कर रहे हैं, जब हम r को t का फंक्शन मानेंगे। फिर उसके इज इक्वल्स टू में v वेक्टर कहाँ से आया, तो ये फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया यहाँ पर, ये देखिए एंड ए, अगर जो चाल है वो इतनी है तो एक्सीलरेशन कितना होगा। एक्सीलरेशन आपको बताया था हमने इससे पिछले क्लास में कि वेग में परिवर्तन बटा समय क्या होता है हमारा एक्सीलरेशन, यानी कि त्वरण होता है। वेग का मतलब क्या है, वेलोसिटी इंग्लिश में बोलते हैं। वी ऊपर लगा दिया, डी परिवर्तन के लिए डी लगाते हैं, आप डेल्टा लगा दीजिए। उसके बाद टी क्या है, समय में जब क्या होता है वेग में परिवर्तन होता है तो क्या कहते हैं हम उसे, त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो क्या कर दिया हमने यहाँ पर a वेक्टर इज इक्वल्स टू डी वी ओवर डी टी कर दिया। उसके बाद क्या किया, यहाँ पर जो v का मान था उसको उठाकर हम यहाँ पर रख देंगे, ये लिखा हुआ है v, इस v की जगह इस v का मान पुट कर देंगे अगली लाइन में। तो क्या हो जाएगा, a वेक्टर बराबर डी स्क्वायर आर वेक्टर अपॉन ओवर डी टी स्क्वायर। तो ये a का मान हो जाएगा। अब आगे जो है वो हम a का मान ये चलाएंगे, ये वाला नहीं। तो आई होप इतना समझ में आपको आ गया होगा। लास्ट में वही लाइन लिख दी है कि जनरली यानी सामान्यतः किसी इवेंट की पोजीशन का पता लगाने के लिए हमें उसकी लोकेशन और टाइम की नीड होती है। इसके लिए 4 कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड और टी का यूज़ करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने 3 कोऑर्डिनेट्स माने थे एक्स वाई जेड, ये तो कोऑर्डिनेट्स होते ही हैं निर्देशांक। लेकिन हमने क्या किया कि हमें जब भी हम किसी इवेंट का पोजीशन का पता लगाएंगे तो लोकेशन तो पता लगानी पड़ेगी कि वो लोकेशन उसकी है क्या, लेकिन वहाँ पर टाइम की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो टाइम के लिए टी लगा दी, यानी कि 4 कोऑर्डिनेट्स का यूज़ हम करते हैं। तो आई होप पूरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, यानी कि इसका वर्गीकरण। एक बात आपको बता देते, देखिए थोड़ी सी वीडियो ये लंबी ज़रूर हो जाएगी, लेकिन आपको इस क्लास में मज़ा आ जाएगा। पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, पूरा याद भी हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। साथ में ये भी आपको हम बता चुके थे कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के पर्पज़ से, तो आपको अच्छे से लर्न कर लेना है, बार बार आपको बता रहे हैं।
अब क्लासिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए। अगर आता है एग्जाम में फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पूरा जितना अभी तक बता चुके हैं यहाँ तक वो भी, और साथ में इसके क्लासिफिकेशन भी, यानी इसको वर्गीकृत कितने बार पार्ट में किया गया है। तो लिख दिया है कि न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस को जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक होता है नॉन इनर्शियल। ठीक है, इनर्शियल में क्या होगा, बहुत आसान है, जो न्यूटन के पहले लॉ और दूसरे लॉ। पहला लॉ क्या था, जो v का मान कांस्टेंट दिखा देते थे। ठीक है, v का मान क्या होता था, वेलोसिटी को कांस्टेंट दिखाना हमारा न्यूटन का पहला नियम। और दूसरा नियम न्यूटन का क्या होता है हमारा, F इज इक्वल्स टू m इंटू ए। इसी को आगे हम और सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाता है, F इज इक्वल्स टू dp ओवर dt, यानी कि क्या होता है हमारा, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स होता है। ये दूसरा नियम होता है, साथ साथ में बताते भी जा रहे हैं ताकि आपको याद रहे। इससे पिछले क्लास में हमने न्यूटन लॉ के बारे में पूरा डिटेल में बताया था, अगर आपने नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा जाके। तो जो हमारे क्या होता है, वे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो न्यूटन के फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को फॉलो करेंगे वो क्या कहलाएंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, इस आगे क्या लिखते हैं कि इस तरह के फ्रेम्स में यदि कोई बॉडी जिस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तब यह स्टेबल रहती है, यानी क्या रहती, स्थिर रहती है, और विदाउट एक्सेलरेशन मूव करेगी। इस लाइन का पूरा मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी ऐसी है, अगर हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं, एक्सटर्नल फोर्स का मतलब है बाहरी बल ना लगाएं, तो वो या तो हमारी स्टेबल रहेगी यानी रुकी रहेगी, या तो विदाउट एक्सेलरेशन मूव करेगी। विदाउट एक्सेलरेशन का मतलब है उसमें परिवर्तन नहीं होगा, जो ये परिवर्तन होता है हमारा वेग परिवर्तन, वो नहीं होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आप बाइक चला रहे हैं, वो चलाते चले जा रहे हैं। ठीक है, मान लिया अगर आप अपनी जिस चाल से भी चला रहे हैं वो चाल ना आप बदल रहे हैं, बस चलाते चले जा रहे हैं, इसका मतलब ये है उसके एक्सीलरेशन में परिवर्तन नहीं हो रहा है। परिवर्तन नहीं हो रहा है तो भी वो क्या कहलाएगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही आएगा, क्योंकि साफ साफ ये बात कही गई है कि अगर आप कोई भी बाहर से फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो या तो बॉडी क्या होगी, वो विदाउट एक्सीलरेशन मूव करेगी, यानी कि उसमें एक्सीलरेशन नहीं लगेगा, और या तो वो रुकी रहेगी। तो दो ही कंडीशन है, तो ये क्या कहलाएंगे, फ्रेम ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फिर क्या लिख दिया, माना कोई बॉडी है जिस पर एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, तो फॉर्मूला होता है F बराबर m इंटू ए। अब यहाँ पर क्या कहा गया, एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, यानी F का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब F 0 होगा तो जाहिर सी बात है A भी 0 होगा। A का मतलब है d स्क्वायर r वेक्टर अप ओवर dt स्क्वायर, ये भी ऊपर निकलवाया था, ये भी 0 होगा। r की जगह क्या रख देंगे, r वेक्टर की जगह हमने जब स्टार्टिंग में आपको बताया था ix प्लस जे कैप वाई प्लस जेड वो के कैप जेड, तो ये हम यहाँ पर r वेक्टर की जगह रख देंगे। ये देखिए पूरा सवाल हो गया है हमारा। यहाँ पर बस क्या किया, वो हमने हटा दिया है, बस यहाँ पर कोऑर्डिनेट रखे हैं x y z बराबर क्या होगा, 0 होगा, यही हमको निकालना था। लिख दिया है कि इस प्रकार के फ्रेम्स में बॉडी की वेलोसिटी स्टेबल रहती है यानी स्थिर रहती है, और इसी को हम इसको गैलीलियो ने बताया था, इसलिए इसको हम इस फ्रेम को गैलीलियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं। तो आई होप इतना समझ में आपको आ गया होगा। ये इस नाम से भी आ सकता है, गैलीलियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे कहते हैं। तो जो हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है उसी को हम गैलीलियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसको गैलीलियो ने बताया था। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है हमारा नॉन इनर्शियल। तो नॉन इनर्शियल में क्या होगा, जो न्यूटन के पहले नियम और दूसरे नियम को फॉलो नहीं करेंगे वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए अर्थ है, सन है। अब यहाँ पर देखिए सन किसके अराउंड होता है, मतलब सन के चारों ओर कौन घूमता है, अर्थ घूमती है। अब वो अपनी एक्सिस पे भी घूमती है और क्या करती है, सन के चारों ओर भी घूम रही है। तो आप ये याद रखें, काफ़ी बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं कि वो समझ लेते हैं विदाउट एक्सीलरेशन मूव कर रही है। विदाउट एक्सीलरेशन का मतलब है वो इनर्शियल वाला हो जाएगा, पर यहाँ पे गलती आपकी हो जाएगी। तो इसीलिए एग्जाम्पल में लिखवा दिया कि अर्थ और सन जो होंगे वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनको माना गया है। तो आई होप पूरा क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस पूरा टॉपिक हमने कवर किया है। सबसे पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, उसके बाद हमने इसके क्लासिफिकेशन को पढ़ा। 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है इनर्शियल जो न्यूटन के पहले नियम और दूसरे नियम को फॉलो करेंगे, और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल जो पहले नियम और दूसरे नियम को न्यूटन के फॉलो नहीं करेंगे। पूरा आपको टॉपिक अगर लॉन्ग में आता है, फिलहाल तो लॉन्ग में ही आएगा, अगर आपके एग्जाम में आता है पूरा टॉपिक लिखना होगा।
तो आई होप पूरा क्लास आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। हाँ, थोड़ी सी वीडियो लंबी ज़रूर हो गई है, लेकिन आपको क्लास में मज़ा ज़रूर आ गया होगा। तो इस क्लास में इतने रखते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।